हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म इंडियन एकेडमी। आज के एडिटोरियल के टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक थी वो आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब की चाइना की विजिट है। आप जानते हैं कि साल 2017 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में डोकलाम को लेकर विवाद हुआ था और डोकलाम के विवाद के बाद में उसके बाद साल 2020 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में सीमा का जो विवाद है वो आगे बढ़ करके गलवान के क्राइसिस के रूप में हमको देखने को मिला। अब इस गलवान के क्राइसिस के बाद में जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ भारत ये मानता है कि आतंक के साथ बायलैटरल रिश्ते नहीं चल सकते, उसी प्रकार चाइना के साथ भी भारत का ये मानना है कि जो बॉर्डर क्राइसिस हैं वहां पर यदि आप भारत के सीमा क्षेत्र में घुसने का प्रयास करेंगे, वहां पे किसी प्रकार की छेड़खानी करेंगे, तो दोनों ही प्रकार के रिश्ते एक साथ नहीं चल सकते। तो 2020 के बाद ये देखने को मिला कि भारत और चाइना इन दोनों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं दिखाई दी। और उसका तुरंत और लेटेस्ट एग्जांपल हमको 2025 की जो एससीओ की मीटिंग हुई थी, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो इस साल की मीटिंग है वो चाइना के अंदर प्रस्तावित है। और आप जानते हैं कि ये एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल की मीटिंग है, लेकिन उससे पहले अलग अलग मिनिस्टर के लेवल पर मीटिंग होती है। तो एससीओ की मीटिंग के अंदर अभी रिसेंटली हाल ही में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और वहां जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो ये देखने को मिला कि एससीओ अपने जो भी फाइनल डॉक्यूमेंट होता है उसका जो डिसीजन दिया जाता है वो कंसेंसस और सहमति के आधार पर होता है। तो इसमें जो एससीओ की जितने मेंबर कंट्रीज हैं इन सबने सहमति के आधार पर जो परिपत्र निकाला उसमें देखा गया कि उसमें कहीं भी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जो कि 22 अप्रैल को एक विध्वंसकारी घटना हुई जिसके अंदर 26 भारतीय और विदेशी नागरिकों ने अपनी जान गंवाई, तो इस आतंकवादी घटना की कहीं भी जानकारी एससीओ के स्टेटमेंट में नहीं थी। इसका विरोध डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा दर्ज करवाया गया और जिसके माध्यम से ये हुआ कि ये इसके ऊपर कोई सहमति नहीं बन पाई। और एक और विचित्र चीज ये देखने को मिली कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जो कि आप जानते हैं कि बलोच एक इंपॉर्टेंट वहां की ट्राइब्स है, उनके द्वारा अपने इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट वहां चलाए जाते हैं और वहीं से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी निकलता है। तो वहां बलोचिस के द्वारा जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर जो वहां पे एक्ट किए गए, जिसके अंदर देखा गया कि जाफर एक्सप्रेस थी जिसको उन्होंने वहां अपने कब्जे में लिया था, तो वो जो एक्ट था वो एससीओ के उसमें स्टेटमेंट में दिखाई दिया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एससीओ के ऊपर भारत की जो ग्रिप है वो फर्म नहीं है, कम होती जा रही थी। और उसका एक मेन उदाहरण ये भी था कि भारत और चाइना के रिश्ते हैं उसके अंदर कोई ना कोई कमी देखने को मिली। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब एस जयशंकर साहब ने साल 2020 के बाद पहली बार कहाँ विजिट की है, इनकी विजिट हुई है चाइना। और चाइना के अंदर वहां पर जाकर के वो वहां के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वांग यी से मिले हैं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। इसके अलावा रिसेंटली कल ही उन्होंने, आज ही उनकी मुलाकात वहां के जो प्रीमियर है सी जी जिनपिंग से भी हुई है। तो इसका मतलब दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत अपने चाइना के साथ जो रिश्ते हैं उनको वापस स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो इसका एक और कंसेप्ट हमको ये भी समझना होगा कि इसका एक और आधार हमको जो यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जो रिजीम है 2.0 उसकी अनिश्चितताओं के आधार पर भी देखना होगा, क्योंकि यूएसए को हम और विश्व के काफी देश अपना एक महत्वपूर्ण भाग मानते हैं, अपना एक पार्टनर मानते हैं। परंतु यूएसए की जिस प्रकार की अभी वर्तमान में ट्रेड पॉलिसी है वो भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो उसकी सार्वभौमिकता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए विवश कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भारत यूएसए को बैलेंस कर रहा है चाइना के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस करते हुए। और अब चाइना में जब ये पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ उनका स्टेटमेंट भी आया एस जयशंकर साहब का कि जो सीमा विवाद है उसमें जितनी हमारी बातचीत हुई है उस बातचीत को ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के साथ अभी रिसेंटली हमने देखा कि मानसरोवर की यात्रा दोबारा स्टार्ट की गई। और आप जानते हैं कि मानसरोवर की यात्रा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के आधार में बहुत पवित्र मानी जाती है। कैलाश पर्वत है, मानसरोवर लेक है, जो हिंदू आध्यात्म के अनुसार भगवान महादेव का आश्रय स्थल है। तो ये जो आस्था का स्थान है इसके अंदर एग्रीमेंट हुआ और इसके माध्यम से अभी रिसेंटली लिपू लेक के द्वारा और नाथुला पास, दोनों ही रास्तों से भारत के नागरिकों को चाइना के अंदर, यानी कि जो तिब्बत का क्षेत्र है, जो चीन का भाग है, उसके अंदर इन दोनों ही क्षेत्रों में विजिट करने की परमिशन मिली। और 500 अब जो हमारे यात्री हैं वो अभी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। अब ये तो एक चीज होगी। इसके अलावा मानसरोवर के अलावा हमने ये भी देखा, अभी ब्रिक्स की समिट हुई और ब्रिक्स की समिट के अंदर
ब्राजील के अंदर हुई, और ब्रिक्स की समिट के अंदर भारत ने जो पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ उसके ऊपर एक जॉइंट स्टेटमेंट आया। तो ये दिखाता है कि ब्रिक्स में भी चाइना है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां हमने चाइना का सपोर्ट लिया है, चाइना के साथ एग्रीमेंट किया है, कहीं ना कहीं भारत और चीन के जो संबंध है वो एक सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एक और कारण जो हमें समझना होगा वो है प्रॉब्लम रेयर अर्थ मिनरल्स की। अब प्रॉब्लम क्या है, आप जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्मार्टफोन्स हैं, टीवीज हैं, और जितना भी आपका सर्विस सेक्टर जिसके ऊपर डिपेंड है, वो सारे के सारे उन सब का जो बेसिक एलिमेंट है वो रेयर अर्थ मिनरल्स है। और ये एलिमेंट आप जानते हैं काफी कॉस्टली है। भारत मुख्य तौर पे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है, और जो ये विदेशी आयात है उसके अंदर भी भारत सबसे ज्यादा निर्भर है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। और रिसेंटली चाइना ने भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने के ऊपर रोक लगा दी थी, जिससे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी है वो प्रभावित हो रही थी। अब उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की जो चीजें हैं उनको हैंडल करने के लिए ये विजिट और इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत अपनी ऑटोनॉमी को यूएसए के साथ बैलेंस कर रहा है, और अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जो उसकी इकोनॉमी का इश्यू है, उन सबको साथ में लेकर के इस चीज को हैंडल करने का प्रयास कर रहा है। तो ये इस चीज से निकल के आया। तो इस विजिट को बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप कोड भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में दिखा सकते हैं किस प्रकार भारत यूएसए को बैलेंस करने के लिए अपने और चीन के संबंधों को वापस सुदृढ़ या प्रगाढ़ कर रहा है। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का चाइना की धरती पे होना इसका एक पॉजिटिव संकेत है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले मैं रेयर अर्थ मिनरल की जो बात कर रहा था उसके अंदर एक लेटेस्ट डोमेस्टिक अपडेट है, उसको भी देना आपके लिए जरूरी है। तो वो ये आप देखो, ये हमारी न्यूज़पेपर के अंदर इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू दोनों के अंदर आया था। अब ये क्या दिखाता है कि भारत का जो उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर अपने आप को, उड़ीसा को रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेट के रूप में डिक्लेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अंदर उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। अभी रिसेंटली मैंने बताया था आपको कि रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर हमारी जो डिपेंडेंस है वो चाइना पे बहुत ज्यादा है। इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए, भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करने के लिए और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मजबूत करने के लिए हम भारत के अलग अलग राज्यों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है कि आप कैसे न कैसे इन चीजों को किया जाए। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यदि आएगा, क्योंकि बल्क में यदि पैसा चाहिए तो आपको प्राइवेट इन्वेस्टर से ही आएगा, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके उड़ीसा जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कुछ हब बनाने का प्रयास कर रहा है। अब उसमें जो मैप दे रखा उड़ीसा, और आप जानते हैं कि इंडिया का यदि आप कोस्टल एरिया देखें तो उड़ीसा का जो पूरा का पूरा कोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो क्या, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, इन सबसे नजदीक है। फिर अंडमान है निकोबार की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसके अलावा जो मेजर चोक पॉइंट है मलक्का स्ट्रेट, वहां से भी इसकी नजदीक है। अब इसके साथ आप देखो तो यहां पर जो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर गोपालपुर का पोर्ट है, पारादीप का पोर्ट है और धामरा का पोर्ट है। और इसके साथ ये जो इन्होंने पूरा रीजन उड़ीसा स्टेट ने डेवलप किया है वो ये दिखाता है कि उड़ीसा प्रयास कर रहा है कि हमारे पास जो भी मिनरल्स हैं वहां पे हम इनको एक्सप्लोर करें, वहां पे इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट आने के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, हम रेयर अर्थ मिनरल्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि कई सारी इंडस्ट्रीज वहां पे आ सकती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसीलिए बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर गोपालपुर का इंडस्ट्रियल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से कनेक्ट होते हुए ये जो आप मेन हाईवे देख सकते हैं और रेल लिंक्स देख सकते हैं, तो ये हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे लाइन है जो कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल को विशाखापट्टनम से कनेक्ट करता है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक मेजर सिटी है। और विशाखापट्टनम एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है। और इसी के साथ आप यहाँ पे नेशनल हाईवे 16 भी देख सकते हैं जो कि गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये हमारा गोल्डन ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 16 है। तो उसको भी यहाँ पे मैप में दिखाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हालांकि ये जो पॉलिसी है वो स्ट्रेटेजिकली उड़ीसा स्टेट के लिए, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम इसको यूज कर सकते हैं। किस प्रकार, उड़ीसा आप जानते हैं कि एक हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का हब है। इस वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारी खान्स हैं जहां पे बहुत सारे कोल्स,
आयरन, ये मिनरल्स मिलते हैं। अब रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी फोकस हमारा शिफ्ट हुआ है, तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। नीचे कुछ इन्होंने इंसेंटिव्स दे रखे हैं, यदि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर पैसा वहां पे लेके आता है तो हम ये प्रोवाइड करेंगे। इनकी टैगलाइन इन्वेस्ट इन उड़ीसा, इन्वेस्ट इन फ्यूचर, इसके साथ इनको नाम दिया है। बस आपको थीम पता होना चाहिए कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए उड़ीसा काफी एडवांस तरीके से काम कर रहा है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम फलस्तीन के इश्यू को लेकर के, जो कि एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया था। अब ये जो एडिटोरियल है फलस्तीन का, सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है अब्दुल्ला एम अबू सवेश, ये एम्बेसडर हैं किसके, फलस्तीन के। कहाँ पे, भारत के अंदर। तो पहली बात तो ये पैलेस्टीनियन सिटीजन है, तो इनके जो व्यूज हो सकता है वो बायस हो, लेकिन हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। कैसे इंफॉर्मेटिव है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम जानते हैं, कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि टू स्टेट सॉल्यूशन है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो टर्म है टू स्टेट सॉल्यूशन, ये हमेशा से ही इजराइल और ये जो हमारा इजराइल एंड जो आपका पैलेस्टीन है, इनसे जुड़ी हुई टर्म है टू स्टेट सॉल्यूशन। और जो ये टू स्टेट सॉल्यूशन है, ये यूनाइटेड नेशन ने भी इसको टू स्टेट के नाम से दिया है। यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन नंबर 181, 1947 के अंदर ये रेजोल्यूशन आया था, यूनाइटेड नेशन लेके आया था। और यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि, थोड़ी सी कहानी हम बाद में बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता दो, रेजोल्यूशन नंबर 181 ये इजराइल और पैलेस्टीन के समाधान से जुड़ा हुआ है। ये जो रेजोल्यूशन है वो 1947 में यूनाइटेड नेशन के लिए लाया गया, और इस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि जो टेरिटरी है पैलेस्टीन की, इस टेरिटरी पे दो स्टेट बनाए जाएंगे। एक जूइश स्टेट होगा, जो जूइश स्टेट होगा वो इजरायली लोगों के लिए होगा, और जो दूसरा होगा वो पैलेस्टीनियन लोगों के लिए होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स बनाए जाएंगे एक ही लैंड के ऊपर, जो कि एक हॉली लैंड है, उसको एक पीस की संज्ञा दी गई थी। अब इस रेजोल्यूशन के माध्यम से बोला गया था कि जो 100% लैंड है किसकी, भाई एग्जिस्टिंग लैंड 1947 पे यहां तो सारे के सारे पैलेस्टीनियन थे, तो जो एग्जिस्टिंग पैलेस्टीन की लैंड है, इस पैलेस्टीन की लैंड में से करीब करीब 46% जो लैंड है वो किसको दी जाएगी, वो लैंड दी जाएगी पैलेस्टीन को। और बाकी जो लैंड है उसके ऊपर सेटलमेंट किसका होगा, जूइश स्टेट का। तो ये जो आपका रेजोल्यूशन 181 के अंदर बात हुई। अब यहां पे ये पैलेस्टीनियन जो एम्बेसडर हैं वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात हुई थी, उस बात को किस प्रकार से एक टाइम के साथ दबाने का प्रयास किया गया। आज दोबारा से इजराइल और यूएसए टू स्टेट की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो टोटल लैंड थी उसमें से करीब करीब 78% लैंड तो ऑलरेडी पहले ही ऑक्यूपाई कर ली किसने, इजराइल में। कब करी, 1948 के वॉर में, उसके बाद 1967 के वॉर में। तो ये जो दो वॉर इजराइल और पैलेस्टीन की लैंड के लिए हुए, उसमें 78% लैंड तो ऑलरेडी किसने ऑक्यूपाई कर ली, जूइस ने या फिर इजराइल ने। अब इस लैंड के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, जबकि यूनाइटेड नेशन का जो आपका रेजोल्यूशन 181 था वो बोलता था कि 46% लैंड तो आपको पैलेस्टीनियंस को देनी ही है। इसके बाद इस 78% को यदि निकाल दे तो पीछे 22% लैंड बचती है। अब इस 22% लैंड के अंदर भी जूई सेटलमेंट्स हैं, और जूई सेटलमेंट कैसे है तो मैप के माध्यम से दिखाता हूं आपको मैं। तो ये तो इजराइल का एक मैप हो गया। पहले सेटलमेंट देखते हैं कैसे। तो ये देखो आप 1946 के अंदर ये कंप्लीट आप पैलेस्टीन देख सकते हो। तो ये पैलेस्टीन था और पैलेस्टीन की लैंड थी। यहाँ पे कुछ सेटलमेंट आपको दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, वो कुछ मैंडेट सिस्टम था। मैंडेट सिस्टम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लाया गया था, जिसके तहत ब्रिटेन और यूएसए इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया था कि हम क्या करेंगे, जो जूइश लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम यहाँ एस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्चुअली ब्रिटिश कॉलोनीज थी, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जूइश को सेटल करने का प्रयास किया। 1947 का यूनाइटेड नेशन का प्लान आता है, जो कि रेजोल्यूशन 181 के तहत आया। और इसके अंदर आप देख सकते हो ये प्लान था कि जो आपको ग्रीन कलर की टेरिटरी दिख रही है वो पैलेस्टीन की होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये सिनाई पेनिनसुला है, उसके बाद ये आपका डेड सी है, ये जॉर्डन रिवर है, और ये जो ग्रीन कलर का लेफ्ट साइड का एरिया है तो ये तो हो गया आपका गाजा स्ट्रिप वाला एरिया। अब तो गाजा स्ट्रिप तो हालांकि यही एरिया बचा है, इसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं। और दूसरी तरफ ये वेस्ट बैंक वाला एरिया था। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया पैलेस्टीन के पास था। ये जो ग्रीन कलर का टोटल एरिया वो करीब करीब 46% था।
और बैलेंस 54% इजराइल को यूनाइटेड नेशन के प्लान के हिसाब से दिया गया। पर 1948 और 49 में वॉर हुआ। वॉर होने के बाद देखो किस प्रकार से इजराइल ने मैक्सिमम टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली, क्योंकि इसको सपोर्ट था। किसका सपोर्ट था? इसको वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट था। और आपको ये भी पता होना चाहिए उस वक्त एशिया और जो अफ्रीका है वो आपके इससे जो बहुत सारी गरीबी, भुखमरी, इन समस्याओं से जूझ रहे थे, आज भी जूझ रहे हैं। अब इसके साथ ही 1949-46 के अंदर ऑक्यूपाई करने के बाद ये गाजा स्ट्रिप बच गई और ये आपका वेस्ट बैंक बच गया और ये गाजा स्ट्रिप बच गई। क्लियर है? 2012 का जो लास्ट मैप आप देख सकते हो, तो ये तो आपको गाजा स्ट्रिप दिख ही रही है, छोटा सा एक एरिया। अब दूसरा तरफ जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये कौन सा है? ये पैलेस्टीनियन है। तो यहाँ पे जो आपको बीच में छोटे छोटे व्हाइट कलर के आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, आपको ब्लैंक ब्लैंक स्पेसेस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया, जो इजरायली स्टेट है उन्होंने अपने कुछ मिलिशिया बोल सकते हो, उनको क्या किया, यहाँ पे इसके बीच में एस्टेब्लिश कर दिया। अब इन लोगों ने जो ये बीच में एस्टेब्लिश हुए हैं, इन्होंने एक तरह से जो पैलेस्टीनियन स्टेट का एक पार्ट था, कौन सा, ये आपका वेस्ट बैंक, तो इस वेस्ट बैंक को इन्होंने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया टुकड़ों में। अब टुकड़ों में तोड़ने से ना तो ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ना वो एक दूसरे से यूनिफाई हो पा रहे हैं। जब आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे, यूनिफाई नहीं हो पाओगे, इसका मतलब आपका डिसइंटीग्रेशन किया जा रहा है। अब 2023 और ये 24 का जो संघर्ष चला, जिसके अंदर सबसे पहले जो आपका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, किसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था? आपका ईरान का। कौन सा था वो था आपका हमास, हिजबुल्ला एंड हौतीस। इन तीनों को पहले इजराइल ने मार गिराया, कमजोर कर दिया। और हमास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट गाजा स्ट्रिप के अंदर बहुत डोमिनेंट फोर्स थी, उसको इजराइल, ईरान की बैकिंग थी। अब इसको कमजोर करने के बाद अब जो गाजा स्ट्रिप है इसको भी टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। और इसके बाद अब गाजा का जिस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन करके उसको बर्बाद किया गया, गाजा के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनको बोला गया है कि आप क्या करो, ये जितने भी गाजा के अंदर लोग रह रहे हैं उनको बोला गया, इन सब लोगों से कहा गया कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाओ। मतलब गाजा की जो पॉपुलेशन है वो सारी की सारी पॉपुलेशन को सदर्न गाजा के अंदर कंसंट्रेट करने का प्रयास किया जा रहा है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। यदि इस पूरे गाजा के अंदर मान लीजिए 6 लाख लोग रह रहे हैं, आप 6 लाख लोगों को इतने से एरिया में कैसे कर सकते हो? अब इन्होंने इस पूरे एरिया को बर्बाद कर दिया। अब यूएसए और इजराइल मिलकर बोल रहे हैं कि हम इस बर्बाद किए हुए एरिया को डेवलप करेंगे। अब आप सोचो, इजराइल जो ऑलरेडी इतना एडवांस है, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है, इतना फास्ट है, तो वो यहाँ पर इनको सेटल होने देगा? नहीं होने देगा। तो इस एरिया को और छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है और अल्टीमेटली ये पैलेस्टीनियन नाम के स्टेट को वाइप आउट कर देंगे। और यहाँ वाला तो आप देख ही रहे हैं कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है। एक बार यहाँ पे वाइट जगह में इजरायली लोग थे, जूस थे, और आज पूरे इस कंट्री के अंदर इजराइल है। पैलेस्टीन का नामो निशान हटने का बात आ गई है। इसी बात को एक्सप्लेन यहाँ पे उनके एम्बेसडर कर रहे हैं। इसी के साथ इसकी ज्योग्राफी भी एक साथ देख लेते हैं। तो ये तो आप ऑलरेडी वेस्ट बैंक देख ही रहे हो आज की तारीख में, और ये गाजा स्ट्रिप है। अब गाजा स्ट्रिप में भी लोगों को बोल दिया कि आप नीचे यहाँ आ जाओ। यहाँ पे इनको ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं देने की, इनको वहां से कोई, अब गाजा स्ट्रिप से वेस्ट बैंक के लिए कोई कनेक्टिंग रास्ता नहीं है। तो आप सोचो, सब कुछ आइसोलेट कर दिया। अब ये इधर भूमध्य सागर देख सकते हो, ये जो पूरी टेरिटरी है ये किसकी है? भूमध्य सागर की है। इधर वाली लोकेशन क्लियर हो गया होगा, ये भूमध्य सागर की टेरिटरी है। अब इसके अलावा नीचे ये आपका सिनाई पेनिनसुला है, जो कि इजिप्ट का पार्ट है। सिनाई पेनिनसुला भी एक बार इजिप्ट ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन बाद में इजिप्ट और जो आपके पश्चिमी राष्ट्रों की मध्यस्थता के कारण फिर वो वापस इजिप्ट को दे दिया गया। उसके बाद से इजिप्ट ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। फिर ये जॉर्डन देख सकते हो, जॉर्डन के ऊपर आपका सीरिया है, और सीरिया और इजराइल को हमेशा इनके बीच में एक मुद्दा रहा है, वो है गोलन हाइट्स। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, हाइट के अंदर है। इस गोलन हाइट के अंदर भी, इस गोलन हाइट्स में भी काफी एरिया है वो इजराइल ने कब्जा कर रखा, जबकि ये इफेक्टिवली सीरिया का भाग था। सीरिया ऑलरेडी खुद एक रिजीम चेंज की उससे द्वंद से गुजर रहा है। वहां पे ऑलरेडी बशर अल असाद की जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई है, जिसको बैकिंग किसकी थी? ईरान की और रशिया की। तो उसको भी वेस्ट के द्वारा हटा दिया गया। तो अब और ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस बन गई है किसके लिए? इजराइल के लिए, और काफी एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। फिर इसके ऊपर आपको लेबनान दिख रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है। और हाइफा जो कि कहां पे है? आपका
इजराइल के अंदर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मिलिट्री हिस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे राजस्थान के अंदर जोधपुर लांसर्स थे, उन्होंने यहाँ पे काफी ब्रेव वॉर फाइट किया था। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक इवेंट है हाइफा, ठीक है। तो इसको भी लेकर के काफी सेलिब्रेट किया जाता है। तो हो गया खत्म, ये इसकी ज्योग्राफी आपने देख ली। अब इसके अलावा कुछ और बातें जो इस हमारे आर्टिकल इसमें उठ के आई है एडिटोरियल के अंदर, इनका क्या कहना है कि देखो, जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो कोई गिफ्ट नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाई जानी चाहिए। जब यूनाइटेड नेशन ने कहा कि 46% एरिया दिया गया है, तो उसका डिवीजन उसके हिसाब से होना चाहिए था। अब फिर भी पैलेस्टीनियन ने देखा प्रैक्टिकली कि हाँ, इजराइल बहुत डोमिनेंट है, वेस्ट उसको सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सपोर्ट कर रहा है, हमारे लिए यहाँ पे कोई आवाज उठाने के लिए बहुत कम लोग हैं। अगर उठा भी देंगे, सपोर्ट कर भी देंगे, तब भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद हम इफेक्टिव तरीके से अपने राष्ट्र को ना बचा पाए। तो इन्होंने इस 22% एरिया के अंदर खुद का स्टेट बनाने के लिए एग्री किया था, और उसको हम ओस्लो अकॉर्ड कहते हैं। ये ओस्लो अकॉर्ड 1990 के अंदर साइन हुआ था, जिसके अंदर ये पैलेस्टीनियन ने एग्री किया था कि पैलेस्टीनियन स्टेट आप 22% के अंदर बना दीजिए, हम तब भी सेटिस्फाई हैं, हम बाकी अपना क्लेम छोड़ देंगे। अब इस वॉर के बाद ये क्या प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके पैलेस्टीनियन स्टेट को वाइप आउट कर दो। कैसे मालूम चला? जो यूएसए के एम्बेसडर हैं इजराइल में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पैलेस्टीनियन नाम का स्टेट तो एग्जिट ही नहीं करता है। तो ये विश्व के लिए एक मोरल डायलेमा है कि आप जहां एक तरफ रशिया के अगेंस्ट में आई थिंक 16,500 सैंक्शन, कितने 16,500 सैंक्शंस लगाए गए, किसके अगेंस्ट में? रशिया के अगेंस्ट में। ऐसा कोई भी इफेक्टिव और प्रॉपर तरीके से कोई भी सैंक्शंस इजराइल के अगेंस्ट में, ये मानवता के खिलाफ जो उसने जंग छेड़ी, उसके तहत नहीं लगाया गया। तो ये दिखाता है कि विश्व का खुद का एक दोगला रूप है, उसको ये यहाँ बता रहे हैं। और उनका कहना है कि ये एक मोरल टेस्ट है, किसी राष्ट्र की बात नहीं। आज हमारे साथ हुआ, भविष्य में किसी और के साथ होगा ही होगा। जेनोसाइड हो रहा है पैलेस्टीनियन का, इससे पहले हिटलर ने भी किया था जूइस का, और आज जूइस खुद उस बात को दोहरा रहे हैं। तो उनका यही आर्गुमेंट है कि कल को दोबारा किसी न किसी के साथ होगा, और यदि वो इस तरह से दबाने का प्रयास करेंगे तो आतंकवाद के रूप का बीज तो पनपेगा ही पनपेगा, जिसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमास जैसी संस्थाएं ऑलरेडी वेट कर रही है। तो इनका यही कहना है कि इसलिए विश्व को एक साथ आकर के ऐसे प्रयास करने चाहिए जिसमें जो 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 बेकसूर लोगों की जान जा रही वो रुकनी चाहिए। आज की तारीख तक करीब करीब 55,000 55,000 के आसपास जो लोग हैं, उनकी डेथ हो चुकी है इस इजराइल और पैलेस्टीनियन संघर्ष में। उसकी पॉपुलेशन कंप्लीट के आधार पर ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो ये हमारे विश्व के लिए एक चैलेंज है, जिसकी बात इन्होंने करी। ये इनका व्यू पॉइंट था, ये इनके पर्सनल बातें थी, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकली जो इन्होंने बातें बोली वो करेक्ट है, तो हम इसको तवज्जो दे रहे हैं। रिसेंटली 2 दिन पहले हमने एक न्यूज कवर करी थी, जिसके अंदर बताया था आपको कि सेंट्रल ने, अब मैंने बताया था कि जितने भी जो थर्मल बेस्ड हमारे पावर प्लांट्स हैं, थर्मल जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो कि कोयले के आधारित बिजली ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उनको हम थर्मल पावर प्लांट कह रहे हैं। ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया, ए, बी, सी। अब ए कैटेगरी वाले थर्मल पावर प्लांट्स वो हैं जो बहुत ज्यादा आपके पॉपुलेटेड एरिया के अंदर या फिर अर्बन सिटीज के अंदर हैं, या आप ये कह सकते हैं जो मेट्रो सिटीज दिल्ली जरी के है, एनसीआर है, उसमें है। जो बी है वो किसके अंदर है? वो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर है। और सी थर्मल पावर प्लांट ऐसी जगह पे है जहां पॉपुलेशन कम है, लेकिन इसकी जो आपका कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वायरमेंट के हिसाब से एस्पेक्ट है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड को या सल्फर ऑक्साइड्स को ये एमिट करता है। तो और ये एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, फिर ये आगे जाके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्रिएट करता है, तो पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। अब हमारा जो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है, उन्होंने पहले गाइडलाइंस निकाल रखी थी कि सबको क्या करना पड़ेगा, सभी को आपका फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, FGD यूनिट्स, फ्लू
गैस डीसल्फराइजेशन, ये यूनिट्स हैं हर एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर इंस्टॉल करनी होगी। इसके इंस्टॉलेशन से क्या होगा, एफजीडी की डिवाइस से जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड एमिट हो रहा था उसका सल्फर उसके अंदर से ये अब्जॉर्व कर लेंगे, तो सल्फर नहीं निकलेगा तो कम होगा। सरकार के निर्देश पहले इन तीनों के लिए थे, बाद में इन्होंने बोला कि ठीक है ए वालों को तो लगाना ही लगाना है, बी वालों को लगाना है, फिर इन्होंने सी वालों को एग्जेम्प्ट कर दिया। अब बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर लगभग 78% जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है वो कैटेगरी सी के अंदर आते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर वो नहीं है, लेकिन सल्फर तो एमिट होती है। अब ये कंट्रोवर्सी बन गई थी, तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है सेंटर ने और उन्होंने कहा है कि हाँ हमने सबको बोला था कि सल्फर लगाओ, पर प्रॉब्लम क्या है, हमने मना इसलिए किया। अब हम बोल रहे हैं कि ए और बी में आवश्यक है, सी में क्यों नहीं। तो इसका बोलना है कि 1 मेगावाट यदि हम बिजली उत्पादन करने की हमारा संयंत्र है, उस 1 मेगावाट के लिए तकरीबन करीब करीब 1.2 करोड़ रुपीस खर्च होते हैं एक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट लगाने में। और उन्होंने एस्टिमेट किया कि भारत के अंदर जितने थर्मल पावर प्लांट हैं, यदि इन 78% को इंक्लूड कर देंगे तो इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो खर्चा करीब करीब 2.5 करोड़ के आसपास आएगा, जो कि हमारे जो डिफेंस का बजट है करीब करीब उसका हाफ है। तो इस वजह से उनका ये कहना है कि ये काफी कॉस्टली है, और इस कॉस्ट के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इस कारण से इनका ये मुद्दा था कि हमें कहीं ना कहीं दोनों को बैलेंस करने की आवश्यकता है। मैंने उस दिन भी ये आपको बात कही थी कि आखिर सारा मुद्दा ही कॉस्ट का है। अब 2.5 करोड़ रुपए आप सल्फर को अब्जॉर्व करने को रोकने का प्रयास में खर्च कर रहे हो, उसी का क्लैरिफिकेशन सरकार ने दिया। दूसरा इनका यह भी कहना था कि थर्मल पावर प्लांट से जो सल्फर एमिट होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। अब इतनी कम मात्रा के लिए इतना पैसा कम खर्च करना सरकार के हिसाब से कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस बजटिंग का पार्ट नहीं बन पाता। इसी आधार पे उन्होंने अपने इस चीज को जस्टिफाई दिया है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्गुमेंट को समझना, क्योंकि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और डेवलपमेंट दोनों के बीच में ये भी एक इंपॉर्टेंट पक्ष है। और साथ के अंदर जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट है ये क्या है, ये साइंस के बेस पे आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट सल्फर की जो ऑक्साइड्स हैं उनको अब्जॉर्व करने का काम करती है एक थर्मल पावर प्लांट की यूनिट के अंदर। आई होप ये क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। लोकस्ट का अगर आपने नाम सुना हो, जिन्हें आम भाषा के अंदर हम टिड्डी कहते हैं, अब ये टिड्डी एक ऐसा जीव है, प्रजाति है, यदि ये किसी एक क्षेत्र के अंदर, थोड़े से क्षेत्र के अंदर भी एक साथ आके बैठता है तो वहां पे जितना भी अनाज है, जो फसल है, उसको पूरा चौपट कर देता है। और ये जनरली कहां होती है, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, फिर पाकिस्तान के अंदर, और यहां से होते हुए ये इंडिया आती है। और साल 2020 के अंदर आज तक का सबसे बड़ा जो ये टिड्डी का अटैक है, लोकस्ट का अटैक है, वो देखा गया था, जिसके अंदर ये जनरेट हुई ईस्ट अफ्रीका में, वहां से ये उड़ के आई पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इंडिया आई और नुकसान किया। और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा बर्बादी का काम बना था। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे कुएं हैं, मतलब वेल्स हैं, उन वेल्स के अंदर इन लोकस्ट को, इन टिड्डी को पाला जाता है, उनको पनपाया जाता है। क्यों? ये पाकिस्तान की एक मिलिट्री स्ट्रेटजी है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, जब हवा का रुख भारत की तरफ होता है तो इन टिड्डियों को वो छोड़ता है। जब हमारे यहाँ फसलें उत्पादन के आखिरी चरण में होती है तो क्या होगा, इस टिड्डी से हमारा अनाज का जो उत्पादन है वो कम होगा, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था पड़ेगा, और आखिर यही तो उसका उद्देश्य है। यहाँ साइंटिफिक आधार पे ये अभी रिसेंटली चाइना की एक नेशनल लेबोरेटरी है, वहां पे ये टेस्ट किया गया कि जो टिड्डी आती है ये ग्रुप में आती है, इनका एक ग्रुप बिहेवियर होता है, और इस ग्रुप बिहेवियर के कारण क्या करते हैं कि वो इस एक क्षेत्र को पूरा सपाट कर देते हैं। तो उनकी स्टडी से ये निकल के आया कि हम क्या कर सकते हैं कि उनके ग्रुप के बिहेवियर उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप बिहेवियर चाइना से लैब से निकल के टेस्ट हुआ है, उसके आधार पर ये निकला है कि टिड्डी कि जो इनका एक स्वयं के रूप में इकट्ठा होना, जिसको आपने देखा होगा सारी की सारी टिड्डी एक साथ इकट्ठी हो जाती है,
उसको बचाना, रोकना, और उसके बाद ये उनका जो फसलों के ऊपर अटैक करना, इन दोनों को हम रोक सकते हैं। उसका रिसर्च चल रहा है चाइना के अंदर, जिसकी बात यहाँ पे उठ गई। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। एक और चीज आपको फैक्ट बता दूं कि टिड्डी, यदि टिड्डी किसी 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और उस एरिया के अंदर मान लीजिए ये 1 स्क्वायर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एक क्षेत्र है। अब ये पूरा क्षेत्र टिड्डी से भरा हुआ है और इतना बड़ा टिड्डियों का झुंड, स्वैम्प, यदि कहीं बैठता है तो एक बार में जब ये बैठता है तो करीब करीब 35,000 व्यक्ति जितना खाना खाते हैं उतना खाना ये 1 स्क्वायर किलोमीटर की टिड्डी खत्म कर देती है। तो ये कितना बड़ा अनाज के लिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इसमें डाला, तो ये इंपॉर्टेंट हमको समझना चाहिए। इसके अंदर और लेटेस्ट डेवलपमेंट आएगी तो पता होगा, तो हम उसको आगे देखेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी, ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही भारी और बड़ी एक लार्ज एक्सरसाइज कंडक्ट की है और इसके अंदर करीब करीब 19 राष्ट्रों ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया उसका मेंबर नहीं है, परंतु ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये जो एक्सरसाइज की गई इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज का नाम है, वो आपका है एक्सरसाइज तालिस्मान साबरे। तो कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज तालिस्मान साबरे। कहाँ कंडक्ट की गई? ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के ऊपर। इसमें 19 राष्ट्रों ने सपोर्ट किया। भारत इसका भाग है? नहीं है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो चाइना का जो साउथ चाइना सी और पैसिफिक में एग्रेशन है उसको कंट्रोल करने का एक तरीका है। तो क्वाड से आगे, क्वाड तो हम जानते ही हैं और क्वाड का इफेक्टिव पार्टनर ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन क्वाड से आगे बढ़ के आपका ऑकस बना। ऑकस के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया है जिसमें वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस ऑकस के बाद ये जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन सी? तालिस्मान साबरे। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इन तीनों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया का मिलिट्री जो मैनोवरिंग दिख रही है, जो चाइना को टैकल करने का प्रयास हो रहा है, उसको हमको ध्यान में रखना होगा। ये सारा का सारा जो ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पिलर है यूएसए का, तो यूएसए के ही कहीं ना कहीं आधार के ऊपर ही ये काम हो रहे हैं। परंतु आपको ये समझना होगा, जो पैसिफिक है और साउथ चाइना सी को लेकर के इतने मिलिट्री एक्ट आप एग्जाम्स में या अपने वर्बल एक्ट्स के अंदर, इंटरव्यू वगैरह में यूज कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट थी। अब चाइना का इसमें ध्यान है, लेकिन हमारे लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी जिसकी हमने बात करी। ऑलरेडी ओडिशा का रेयर अर्थ मिनरल की बात हमने कवर कर ली। कंबोडिया और थाईलैंड एक ऐसा क्षेत्र दोबारा से उभर रहा है। हम जानते हैं कि ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज हो रहा है, वहां पे जो नोबेल लॉरेट हैं मोहम्मद यूनुस, वो कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इससे पहले शेख हसीना थी, वो ऑलरेडी इंडिया की शरण के अंदर है। अब इसके बाद म्यांमार है, रिफ्यूजी क्राइसिस वहां चल रहे थे और वहां पर भी जो आंग सू सू की गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसको हटा करके वहां पे मिलिट्री की जुनता ने अपनी सरकार चुन ली। अब उसी के बगल में एक नेबरिंग कंट्री और है, वो है आपकी कंबोडिया। थाईलैंड है और थाईलैंड के बगल में फिर आगे आपको कंबोडिया मिलती है। अब इन दोनों के बीच में भी टसल चल रहा है। तब इसमें हो क्या रहा है? कंबोडिया ने क्या फैसला लिया है? कंबोडिया का एक उनके डोमेस्टिक लॉ है और उसको हम कॉन्स्क्रिप्शन लॉ बोलते हैं। कॉन्स्क्रिप्शन लॉ का मतलब होता है ऐसा लॉ जो किसी कंट्री के अंदर मिलिट्री सर्विस को मैंडेटरी कर देता है। तो जो ये कंबोडिया का कॉन्स्क्रिप्शन लॉ है, 2006 के अंदर पास किया गया था, जिसके अंदर मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस की बात की थी, उसको वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आप प्राइम मिनिस्टर की फोटो देख सकते हो, इनका नाम है हुन मैनेट। और हुन मैनेट ने पहली बार अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म को वियर किया है जब वो पब्लिक स्फीयर में किसी चीज को बोल रहे हैं तब। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो ये कंबोडिया और थाईलैंड के जो विवाद बढ़ रहा है, सीमा को लेकर इनका विवाद है, अब ये मिलिट्रीली काफी एग्रेसिव हो गया है। क्योंकि बातें तो शांति की हो रही है कि हम प्रयास करेंगे, भाई हम थोड़ा सा शांत आप रहे, थोड़ा हम रहे, लेकिन हो क्या रहा है, जिस प्रकार से ये कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुद की जनता को मिलिट्री की यूनिफॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो वो दिखाता है कहीं ना कहीं कि ये कंट्री वॉर की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा इन्होंने जो ये कॉन्स्क्रिप्शन लॉ था 2006 का पास किया था, इसमें अब उन्होंने कंपलसरी कर दिया है जितने भी 18 साल से लेकर के 30 साल के, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन सब के लिए मिलिट्री सर्विस कंपलसरी कर दी। तो ये उनकी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने का एक प्रयास है। और ये सब क्यों हो रहा है? कि उनका संघर्ष चल रहा है अभी किसके साथ में? थाईलैंड के साथ।
तो इसका बेसिकली इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, और साथ में इसकी लोकेशन। ऑलरेडी ये इंडिया आप देख सकते हो, और हमारा जो मणिपुर है वहां पे ऑलरेडी समस्या है। फिर उसी के बगल में आपका म्यांमार आ गया, ये क्लियर है। और म्यांमार के अंदर बांग्लादेश तो लेफ्ट में रह ही गया। म्यांमार के अंदर ऑलरेडी बताया मैंने, आंग सान सू की गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट के बाद में वहां पर उस गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया, मिलिट्री रूल चल रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं आगे आपका थाईलैंड आ गया, और थाईलैंड के नीचे आप कंबोडिया देख सकते हो। इन दोनों के ऊपर लाओस और वियतनाम है। वियतनाम वॉर आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद में कोरिया आ जाता है। कोरिया वॉर और वियतनाम वॉर दोनों ही प्रॉक्सी वॉर जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम हुए थे। तो ये वियतनाम, फिर लाओस, इसके जस्ट बगल में कौन सा है, थाईलैंड, और थाईलैंड के नीचे कंबोडिया। तो ये बॉर्डर लगती है किसकी, थाईलैंड और कंबोडिया की। और इसी बॉर्डर के बीच में संघर्ष चल रहा है दोनों के राष्ट्रों के बीच। और इसीलिए जो कंबोडिया के अंदर बहुत बड़ा हिंदू टेंपल भी है, एंकोर वॉट। और कंबोडिया के जो सोल्जर्स हैं वो इंडिया के अंदर भी आते हैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह लेने के। अब इन दोनों के बीच में ये जो हालात खराब हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको इसकी ज्योग्राफी, इसके आसपास का नेबरहुड पता होना चाहिए। अगर संघर्ष आगे बढ़ता है तो हमारे पास और एडिटोरियल आएंगे, वी विल डिप डिगर, हमें चीजें और सीखने को मिलेगी। लेकिन प्राइमा फेसिया इतनी चीजें बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हम पता ही नहीं है कि एशियन कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। नीचे आप ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये थाईलैंड यहां तक ही नहीं है। थाईलैंड का नीचे वाला पोर्शन ये जो है ना, ये भी थाईलैंड का पोर्शन है। नीचे तो फिर आपका मलेशिया देन इंडोनेशिया आ जाता है, लेकिन ये जो पोर्शन है वो भी थाईलैंड का पोर्शन है। और इसके ऊपर जो है ये सारा का सारा म्यांमार है। और म्यांमार और थाईलैंड दोनों ही अंडमान एंड निकोबार के बहुत ही क्लोज है। और इसी के नीचे आपको कौन सा मिलेगा, मलक्का स्ट्रेट मिलेगा, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। तो ये ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा एडिटोरियल बचा है, तो यस, इन्फ्लेशन को लेकर के डाटा आया। आप जानते हैं कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना रखी है हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर के इसको टास्क दिया है कि आपको भारत की इन्फ्लेशन को टारगेट करना, उसको कंट्रोल रखना है। और इन्फ्लेशन का टारगेटिंग क्या दे रखा उन्होंने कि 4% इन्फ्लेशन आपको मैनेज करनी है। ये साल के अंदर करीब करीब 4 बार, क्वार्टरली, हर 3 महीने में ये मिलते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी अपने जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको रिव्यू करती है, जिसके अंदर मेनली आपका रेपो रेट आता है, जिसको हम पॉलिसी रेट कहते हैं। तो ये 4% का टारगेट है कि 4% के अंदर आपको इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। अब इसका कुछ वेरिएशन भी है, ऊपर नीचे हो ही सकती है। इन्फ्लेशन है 2% प्लस या माइनस, यानी कि ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस इसके अंदर चल सकता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। ये इनको दे रखा है, लेकिन अल्टीमेटली इनको 4% के आसपास को बैलेंस करना है। इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी, 2%, और हायर लिमिट हो गई 6%। तो 2% से नीचे भी ना हो और 6% के बीच, ये एक आइडियल कंडीशन ऐसा माना गया। लास्ट कंटिन्यूसली 7 महीनों से हमारी जो इन्फ्लेशन है उसका डाटा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने निकाला, और उनका कहना है कि अभी वर्तमान इस महीने का निकला, तभी हम पिछली बात कर रहे हैं, तो जो वर्तमान आया है वो डाटा है 2.7% का इन्फ्लेशन। जबकि आरबीआई ने खुद मान के चला था कहीं ना कहीं हमारी इन्फ्लेशन इस बार 2.9% के आसपास रहेगी। 7 महीने के अंदर हमारी इन्फ्लेशन 2.9 से लेकर के 2.6 के बीच में रही है। तो ये दिखाता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है हमारे। और यदि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इसका मेन रीजन है कि कहीं ना कहीं इस इन्फ्लेशन के कारण ऐसा लग रहा है कि जो कच्चे तेल के भाव, जो बीच में युद्ध की समस्याएं थी, कोविड की समस्याएं थी, उसके बाद से कंट्रोल होना लगा। भारत के लिए इन्फ्लेशन का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का कम होना भी नकारात्मक है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति बहुत बढ़िया है। और अभी जिस तरह से बारिश और मानसून आया है, और उस मानसून ने जून का जो डेफिसिट है, जून के अंदर बारिश कम हुई, उसके डेफिसिट को भी फुलफिल किया है। तो ऐसा करने से ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा जो फूड है, जो हमारा अनाज है, उसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। जब खाद्यान्न के अंदर बढ़ोतरी होगी तो उससे हमारी फूड की इन्फ्लेशन है वो और कम होगी। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि आने वाले काफी टाइम के अंदर हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहना, और इन्फ्लेशन का कंट्रोल में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज ये दिखाती है कि जो अब ये जो आरबीआई ने अपनी पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से जो रेट कट किए, आप जानते हैं कि 6.5% के आसपास आपका रेपो रेट था, और आज रेपो रेट कितना है, 5.5%। तो ये जो बदलाव किए गए,
कंटिन्यूसली, धीरे 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 धीरे। ये दिखाता है कि ये सही पॉलिसी की तरफ जा रहे थे। ऐसे ही आकलन कर सकते हैं, तो ये चीज हमें एक समझनी होगी। अब इससे क्या फायदा हो रहा है लोगों को, जो उनके बेसिक नेसेसिटीज हैं, क्लोथिंग है, आपका फुटवेयर है, हाउस होल्ड है, गुड्स एंड सर्विसेज है, जो मकान बनाने के खर्चे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कमी आई है। ये एक अच्छी चीज भारत के लिए इस वक्त है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट आज के एडिटोरियल थे जिनका हमने डिस्कशन किया और आपने एंजॉय किया होगा। इसके बाद वी विल मीट अगेन टुमारो। कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।